प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी यानी सीएफटी के अनुप्रयोग। विद्यार्थियों, मैं आपको एक पूर्व वीडियो में सीएफटी के दो एप्लीकेशन के बारे में बता चुका हूं, जिसमें पहली एप्लीकेशन थी सीएफटी के आधार पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एवं वीक फील्ड लिगेंड्स में विभेद करना, यानी सीएफटी के आधार पर दुर्बल क्षेत्र लिगेंड एवं प्रबल क्षेत्र लिगेंड में विभेद करना। दूसरी एप्लीकेशन थी सीएफटी के आधार पर संकुल यौगिकों में कलर की व्याख्या करना। तो ये दो एप्लीकेशन हम पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम सीएफटी के नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सीएफटी की तीसरी एप्लीकेशन है, देखो, संकुल यौगिकों के चुंबकीय गुणों की व्याख्या करना। संकुल यौगिकों के चुंबकीय गुणों यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की व्याख्या करना। यह सीएफटी की तीसरी एप्लीकेशन है। इससे पूर्व दो एप्लीकेशन हम एक पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब देखो, सीएफटी में चुंबकीय गुण के आधार पर संकुल यौगिकों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। ये दो भाग कौन कौन से होते हैं? देखो, एक होता है डाईमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, डाईमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिचुंबकीय संकुल। प्रतिचुंबकीय संकुल। और दूसरा भाग होता है पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनुचुंबकीय संकुल। अनुचुंबकीय संकुल। अब देखो, प्रतिचुंबकीय संकुल क्या होते हैं? ऐसे संकुल यौगिक जिनमें उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं प्रतिचुंबकीय संकुल यौगिक कहलाते हैं। यानी इनमें उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अवस्था में यानी युग्मित अवस्था में होते हैं। और जो दूसरे प्रकार के संकुल यौगिक होते हैं वो होते हैं अनुचुंबकीय संकुल यौगिक। तो देखो, अनुचुंबकीय संकुल यौगिक क्या होते हैं? ऐसे संकुल यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, अनुचुंबकीय संकुल यौगिक कहलाते हैं। अर्थात इनमें एक या एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इन संकुल यौगिकों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक होगी
इनके पैरामैग्नेटिज्म यानी अनुचुंबकत्व का मान उतना ही अधिक होगा। ठीक, अब देखो जो डाईमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होते हैं इनके लिए मैग्नेटिक मोमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होता है। मैग्नेटिक मोमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण जिसको हम म्यू नामक संकेत से प्रदर्शित करते हैं। तो जो डाईमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होते हैं इनके लिए मैग्नेटिक मोमेंट का मान है वो सदैव 0 होता है, जबकि जो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होते हैं इन पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स के लिए मैग्नेटिक मोमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 नहीं होता है। अर्थात इन संकुल यौगिकों के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान कुछ न कुछ अवश्य होता है। जैसे जैसे इन संकुल यौगिकों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान बढ़ता जाएगा। अब देखो चुंबकीय आघूर्ण का मान कैसे निकालते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज के लिए यानी संक्रमण धातु संकुलों के लिए चुंबकीय आघूर्ण यानी मैग्नेटिक मोमेंट का जो मान है वो ओनली स्पिन फॉर्मूला के द्वारा निकाला जाता है। ओनली स्पिन फॉर्मूला के द्वारा इनके मैग्नेटिक मोमेंट का मान यानी चुंबकीय आघूर्ण का मान निकाला जाता है। अब देखो ओनली स्पिन फॉर्मूला क्या होता है, म्यू बराबर अंडरवुड में n+2। इस फॉर्मूले को बोलते हैं ओनली स्पिन फॉर्मूला। देखो यहां म्यू क्या है, म्यू है मैग्नेटिक मोमेंट, यानी चुंबकीय आघूर्ण जिसकी यूनिट होती है यानी जिसकी इकाई होती है बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन जिसको हम बीटा m नामक संकेत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो अब देखो चुंबकीय आघूर्ण का मान कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए हम यहां एक एग्जांपल लेते हैं। देखो मान लीजिए हमारे पास में दो कॉम्प्लेक्स आयन है जिसमें एक है कोबाल्ट, कोबाल्ट के साथ में 6 जल लिगेंड जुड़े हुए हैं +3, और एक अपने पास संकुल आयन है दूसरा कोबाल्ट जिसके साथ में 6 अमोनिया लिगेंड जुड़े हुए हैं। हम इन दोनों संकुल आयनों के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालना चाहते हैं। देखो तो चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालने के लिए हमारे पास संकुल यौगिकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं। देखो यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट है, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, और इस कोबाल्ट आयन का यदि हम इलेक्ट्रॉनीय विन्यास देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास होता है D6। इसी प्रकार इस संकुल आयन में भी सेम ही होता है, केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट, ऑक्सीकरण अवस्था 3, और इस कोबाल्ट आयन का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास होता है D6। ठीक, अब देखो हम यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों ही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखो केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षकों की स्प्लिटिंग इस तरह से होती है। देखो 2 डी कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर पर और 3 डी कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर पर होते हैं।
यानी 2 डी कक्षक होते हैं आपके Eg, और निम्न ऊर्जा स्तर पर होते हैं E2G। ठीक, तो यहां भी सेम ही कंडीशन होगी, क्योंकि ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसमें उच्च ऊर्जा स्तर पर 2 कक्षक होंगे और निम्न ऊर्जा स्तर पर 3 कक्षक होंगे। तो यहां Eg और यहां 3 कक्षक E2G। अब देखो हमें क्या करना है, 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो क्योंकि अब 6 इलेक्ट्रॉन भरने, लेकिन इसमें ध्यान देना लिगेंड कैसा है, लिगेंड दुर्बल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है। तो यहां देखो जल है और जल दुर्बल लिगेंड है, और हम जानते हैं कि दुर्बल लिगेंडों की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग जनरली नहीं होती है। तो देखो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, अब चौथा इलेक्ट्रॉन देखो Eg ऑर्बिटल में जाएगा क्योंकि दुर्बल लिगेंड है। ठीक, और दुर्बल लिगेंडों में क्या होता है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान है वो अपेक्षाकृत कम होता है और पेयरिंग एनर्जी का मान ज्यादा होता है। तो यहां क्या होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और 5वां इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। अब छठा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा, यहां आ जाएगा छठा इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से देखो यहां इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो यहां देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई अपने पास 4। ठीक, अब हम इस संख्या से चुंबकीय आघूर्ण का मान निकाल लेते हैं। देखो म्यू इज इक्वल टू क्या आता है, ओनली स्प्रिंग फॉर्मूला n+2। तो यहां n का मान 4 है, तो म्यू बराबर देखो आ जाता है 4 गुणा 4 तो 6, तो ये 6 आ जाता है। तो म्यू बराबर √24। अब देखो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, तो म्यू बराबर आता है 4.87 बोर मैग्नेटॉन। तो ये चुंबकीय आघूर्ण का मान आ जाता है। तो इसका अर्थ है कि इस संकुल आयन में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अतः यह संकुल आयन पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, यानी अनुचुंबकीय होता है। अब देखो इस दूसरे संकुल आयन में देखो इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाएंगे। यहां 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहां, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां। अब देखो यहां प्रबल लिगेंड है, और हम जानते हैं कि प्रबल लिगेंडों की उपस्थिति में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान अधिक होता है, यानी विपाटी डी कक्षों में ही ऊर्जा अंतराल अधिक होता है। तो यहां क्या होता है कि प्रबल लिगेंडों की उपस्थिति में पहले इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाती है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, 5वां इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा और छठा इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। ठीक, तो देखो यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब हम इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालेंगे, तो चुंबकीय आघूर्ण का मान हो जाएगा यहां 0। ठीक, तो अब देखो ये जो संकुल आयन है जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस संकुल आयन है ये अपना संकुल डाई मैग्नेटिक होता है, डाई मैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय। ठीक, तो इस तरह से हम CFT के आधार पर संकुल यौगिकों के चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक व्याख्या कर सकते हैं। सबसे मेन चीज ये होती है कि आपके पास कोई भी संकुल आयन है, आप सबसे पहले उस संकुल आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लीजिए। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इस संकुल आयन के जो लिगेंड है वो प्रबल लिगेंड है या दुर्बल लिगेंड है, तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी या नहीं होगी, उस हिसाब से सबसे पहले हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेते हैं। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के बाद हम ओनली स्पिन फॉर्मूले के द्वारा इनके मैग्नेटिक मोमेंट का मान निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से हम CFT के आधार पर संकुल यौगिकों के चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक व्याख्या कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखो,
CFT की नेक्स्ट एप्लीकेशन यानी 4 नंबर एप्लीकेशन, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एवं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के बनने की व्याख्या करना। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एवं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के बनने की व्याख्या करना। यानी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं, कब बनते हैं, इसकी व्याख्या हम CFT के आधार पर कर सकते हैं। कैसे, देखो CFT के अनुसार जब केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स यानी प्रबल क्षेत्र लिगेंड्स आते हैं, तब जनरली कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। दोबारा सुनिए, जब केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में प्रबल क्षेत्र लिगेंड्स आते हैं यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आते हैं, तब सामान्यतया कुछ अपवादों को छोड़कर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स यानी निम्न चक्रण संकुल का निर्माण होता है। जैसे देखो, मान लीजिए निकल आयन है और इस निकल आयन के संपर्क में 4 साइनो लिगेंड आते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। तो देखो यहां एक संकुल आयन बनता है NiCN4-2। ये जो संकुल आयन है, ये संकुल आयन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक। और इसकी जो ज्योमेट्री है वो स्क्वायर प्लेनर होती है, स्क्वायर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होती है। क्योंकि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। और यहां हम केंद्रीय धातु परमाणु की संकरण अवस्था देखना चाहें तो यह जो संकरण अवस्था आती है DSP2। तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जब केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में आते हैं, तब कुछ अपवादों को छोड़कर सामान्यतया लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। अब हम ये जान लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की उपस्थिति में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बनते हैं, निम्न चक्रण संकुल क्यों बनते हैं। देखो, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं इनके लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का जो मान है वो पेयरिंग एनर्जी से अधिक होता है। तो इसका अर्थ यह हो गया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की उपस्थिति में केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षकों की स्प्लिटिंग अधिक होती है और विपाटित डी कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतराल अधिक होता है। और उस कंडीशन में जब विपाटित डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तब हुंड्स के नियम का पालन नहीं होता है और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पहले निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिर इन निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होती है और जब निम्न ऊर्जा वाले सभी डी कक्षक भर जाते हैं तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षकों में जाते हैं, ठीक। तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की उपस्थिति में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। और ये जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या जनरली कम होती है और ये जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं ये अपेक्षाकृत मोर स्टेबल होते हैं, ठीक। अब हम लेते हैं, देखो दूसरी कंडीशन कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनते हैं, जब केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में वीक फील्ड
लिगेंड्स आते हैं तब कुछ अपवादों को छोड़कर सामान्यतया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। दोबारा देखिए कि जब केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में वीक फील्ड लिगेंड्स यानी दुर्बल क्षेत्र लिगेंड्स आते हैं तब कुछ अपवादों को छोड़कर जनरली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स यानी उच्च चक्रण संकुल का निर्माण होता है। जैसे निकल आयन है और इस निकल आयन के संपर्क में 4 क्लोरो लिगेंड आते हैं तो देखो यहां एक संकुल आयन बनता है NiCl4 की पावर -2। ये जो संकुल आयन है ये एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है और इसकी ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होती है। यानी जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो चतुष्फलकीय संकुल यौगिक होते हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। और यदि हम यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु की संकरण अवस्था देखना चाहें तो यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होते हैं। अब देखो हम ये देखना चाहते हैं कि दुर्बल क्षेत्र लिगेंडों की उपस्थिति में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बनता है। तो देखिए इन वीक फील्ड लिगेंड्स के लिए पेयरिंग एनर्जी का मान यानी युग्मन ऊर्जा का मान क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से अधिक होता है। ठीक, तो देखो अब यहां क्या होता है कि जब वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं तब केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षकों की स्प्लिटिंग कम होती है। तो जब इसका अर्थ यह हो गया कि विपाटित डी कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतराल कम है और जब विपाटित डी कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतराल कम है तब इन विपाटित डी कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन है वो हुंड के नियमानुसार भरे जाते हैं। यानी जहां तक संभव होगा वहां तक इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि यहाँ पेयरिंग एनर्जी का मान बहुत ज्यादा होता है। संभव न होने पर ही डी कक्षकों में यानी विपाटित डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होती है। यानी पहले क्या करेंगे, निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और इसके बाद में उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और फिर इन डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होती है। यानी कहने का अर्थ होता है कि यहाँ जो विपाटित डी कक्षक हैं इनके मध्य एनर्जी गैप कम होता है और इनके बीच एनर्जी गैप कम होता है तो यहाँ जब इन विपाटित डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो उस समय हुंड के नियम का पालन होगा। ठीक, तो इस तरह से वीक फील्ड लिगेंड्स की उपस्थिति में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है और जो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है और ये जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं ये अपेक्षाकृत कम स्टेबल होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। तो इस प्रकार से CFT के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनते हैं और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनते हैं। ठीक, तो ये हमारी होगी चौथी एप्लीकेशन। अब देखो पांचवी एप्लीकेशन। पांचवी एप्लीकेशन है CFT की संकुल यौगिकों में डिस्टोर्शन की व्याख्या करना यानी विकृति की व्याख्या करना। संकुल यौगिकों में डिस्टोर्शन जिसको हम बोलते हैं विकृति की व्याख्या करना। देखो कुछ संकुल यौगिक ऐसे होते हैं जिनकी ज्योमेट्री में डिस्टोर्शन यानी विकृति पाई जाती है। तो इस विकृति का क्या कारण है, इस कारण को हम CFT के आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं। कैसे, देखो CFT के अनुसार
जिन संकुल यौगिकों में उपस्थित सभी लिगेंड्स केंद्रीय धातु परमाणु से समान दूरी पर नहीं होते हैं, यानी सारे लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से समान दूरी पर नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में संकुल यौगिक की ज्योमेट्री में एक तनाव उत्पन्न हो जाता है। इस तनाव को कम करके स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षकों की फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है, जिसके कारण CFSE का मान बढ़ जाता है, और जब CFSE का मान बढ़ जाता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम सारांश में ये कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए संकुल यौगिकों की ज्योमेट्री में विकृति यानी डिस्टोर्शन उत्पन्न होता है। जैसे हम देखते हैं कि जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, उस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु से 6 लिगेंड जुड़े होते हैं। किस तरह से देखो, ये केंद्रीय धातु परमाणु है, इससे 6 लिगेंड जुड़े रहते हैं, जिसमें 4 लिगेंड एक ही प्लेन में होते हैं, एक वर्ग के 4 कोनों के और अभिविन्यासित रहते हैं, और इन चारों लिगेंडों की केंद्रीय धातु परमाणु से दूरी बराबर होती है। अब जो 2 लिगेंड तल के लंबवत होते हैं, एक अबोव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, तो 2 लिगेंड जो तल के लंबवत होते हैं, इन लिगेंडों की दूरी इन शेष 4 लिगेंडों से अधिक होती है। तो यहां हम देखते हैं इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर सभी लिगेंड्स केंद्रीय धातु परमाणु से समान दूरी पर नहीं होते हैं, यानी ये 4 समान दूरी पर होते हैं और ये 2 हैं, इन चारों से अधिक दूरी पर स्थित होते हैं। इसीलिए इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में एक तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो इस तनाव को कम करके स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए यहां केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षकों की फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है, जिसके कारण विपाटित डी कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतराल बढ़ जाता है, यानी CFSE का मान बढ़ जाता है। और जब CFSE यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान बढ़ जाता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जब इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर विकृति उत्पन्न होती है, यानी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षकों की फर्दर स्प्लिटिंग होती है, तो उस समय क्या हो जाता है कि डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री यानी टेट्रागोनल ज्योमेट्री प्राप्त हो जाती है, जिसके लिए CFSE का मान इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री से अधिक होता है। और वो जो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, यानी जो टेट्रागोनल ज्योमेट्री होगी, क्योंकि उस ज्योमेट्री में विपाटित डी कक्षकों में जो ऊर्जा अंतराल अधिक होगा, उसकी CFSE का मान अधिक होगा, तो वो ज्योमेट्री मोर स्टेबल होती है, अधिक स्थायी होती है। तो हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि कुछ संकुल यौगिकों के अंदर जो डिस्टोर्शन पाया जाता है, जो विकृति पाई जाती है, वह विकृति, वह डिस्टोर्शन स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए होती है। धन्यवाद, थैंक यू।